नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आजकल बाल झड़ना ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है और ये मानो समस्या आम भी हो गई है। जाहिर है लोग ऑफिस, कॉलेज या फिर काम के चक्कर में ज़्यादातर बाहर रहते हैं और ऐसे में प्रदूषण और पसीने के कारण स्कैल्प में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। वहीं गलत खाना, केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, बालों का टूटना ये बड़ी समस्या बन जाता है। और ऐसे में अगर आप भी इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आज ये खास टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ आपको बताएंगे आज आप हेयर फॉल प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों से लेकर युवाओं में ये समस्या बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है इस वक्त, और ऐसे में हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए लोग महंगे महंगे ट्रीटमेंट से लेकर कई घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन परेशानी जस की तस बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हेयर फॉल के पीछे सिर्फ यही कारक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई और भी वजह हैं जिनकी वजह से भी बाल तेजी के साथ झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। बाल झड़ने के पीछे कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस जिम्मेदार हैं, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं और क्या सही उपचार है, ये तमाम चीज़ें आज जानेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। डॉक्टर उज्ज्वला, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संभव, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी मैम, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे बाल झड़ने और आधुनिक उपचार के लिए तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आज हम लेकर आए हैं। हमारे दर्शक भी सीधे आपसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं उनकी जो भी परेशानी है। सबसे पहले सवाल कि लेडीज़ में, जेंट्स में बाल झड़ने के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये सवाल आपसे। देखिए, सबसे जो कॉमन कारण लेडीज़ और जेंट्स में होता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है। मतलब आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा है, या फिर आपके जो भी हैबिट्स है डेली के, वो आप बहुत हेल्दी नहीं है, जिसके कारण आपके हेयर फॉल हो सकता है। खास के अगर प्रोटीन इंटेक नहीं है, आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते, और आजकल तो ऐसा है कि लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, खाने को खाते हैं टेस्टी फूड बट जंक होता है, तो उसमें भी अगर आप न्यूट्रिशनली वीक रहेंगे तो भी आपके नॉर्मल हेयर फॉल होते हैं। कॉमन कारण में दोनों के हेयर फॉल में टेलोजन एफ्लुवियम होता है, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सकता है, आप बीमार पड़े हैं उसकी वजह से हो सकता है, कोई ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से हो सकता है। बच्चों में तो एग्जाम के बाद होता है, प्रेगनेंसी के बाद होता है, डिलीवरी के बाद होता है। मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर आपकी बॉडी में है, उसके 3 महीने बाद एक नॉर्मल हेयर फॉल होता है। पोस्ट डेंगू, पोस्ट चिकनगुनिया, पोस्ट कोविड, मतलब हर एक बीमारी के बाद एक नॉर्मल हेयर फॉल होता है। इसके अलावा मर्दों में अलग से पैटर्न बाल्डनेस होता है, जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता बोलते हैं, जो कि मर्दों का गंजापन होता है। इसी तरीके से फीमेल्स में भी, खास के जिनके पीसीओडी की समस्या होती है, या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होते हैं, या पेरीमेनोपॉजल में भी, महिलाओं में भी माथे का ऊपरी हिस्सा काफी हल्का हो सकता है, जिसको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। दोनों ही एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहलाते हैं, क्योंकि दोनों में हार्मोन इन्फ्लुएंस में होता है। तो ये दो जो पैटर्न बाल्डनेस और नॉर्मल हेयर फॉल, ये दोनों ही कारणों में अलग अलग तरीके से हेयर फॉल दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती है जहाँ पे गुच्छे में बाल गायब हो जाते हैं, जिसको एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, जो कि या तो छोटे छोटे हिस्सों में गुच्छे में गायब हो सकते हैं, या फिर शरीर के बड़े बड़े हिस्सों में भी हो सकते हैं। लाइक आपकी फुल बॉडी से कहीं से भी बाल गायब हो सकते हैं। मतलब आपके शरीर में अगर बाल हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे हैं, आईब्रोज में, आईलैशेस पे, कहीं से भी बाल गायब हो सकते हैं। इसको एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस इस टाइप से बोलते हैं, जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा स्कारिंग एलोपेशियाज भी होते हैं, लाइक लाइकन प्लानस के केसेस में भी आपके स्कारिंग एलोपेशिया होता है। पोस्ट बर्न या फॉलिकुलाइटिस, मतलब माथे में अगर बहुत ज़्यादा घाव बन रहे हैं तो उसकी वजह से, अलग अलग कंडीशन होते हैं, मेडिकल कंडीशन, जहाँ पे भी हेयर फॉल हो सकते हैं, जो कि डिफ्यूज नहीं भी होंगे तो कहीं कहीं गुच्छे में या साइड से इस टाइप से कम होते चले जाते हैं। बट जो नॉर्मल हेयर फॉल एक आम पब्लिक कंसर्न रहती है, वो या तो बालों का बहुत ज़्यादा गिरना प्रतिदिन शैम्पू के दौरान होता है, या फिर पैटर्न बाल्डनेस, कि भाई बाल पीछे जा रहे हैं या बाल एकदम हल्के हो गए।
ओके और अब ऐसे में हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़े चिंता की बात ये भी है कि जब लोग ऑयलिंग करते हैं या मसाज करते हैं तो सीधे गुच्छे के गुच्छे उनके हाथों में आते हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और ऐसे में हमेशा उनका चिंता में पूरा समय गुजर जाता है कि करें तो करें क्या। तो ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि क्या बालों का झड़ना हमेशा जेनेटिक होता है या फिर इसके पीछे लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की भी भूमिका होती है? देखिए बाल जब हम पैदा होते हैं से जब हम बड़े होते हैं उस दौरान बहुत बार झड़ते हैं क्योंकि हर बाल का एक साइकिल होता है, या तो वो 1 साल या 3 साल या 6 साल या 9 साल का हेयर साइकिल होगा तो बाल उस दौरान एक बार झड़ेंगे फिर नए आएंगे, ऐसा बार बार होता है। बट कभी भी सिंक्रोनस यानी सब एक साथ नहीं होता, कुछ बाल झड़ते हैं कुछ नए आते हैं, इस टाइप से हमको कभी पता नहीं चलता कि बहुत बाल झड़ रहे हैं। प्रतिदिन 50 से लेके 150 बाल तक को भी हम नॉर्मल बोलते हैं, बट वो लगातार सालों नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं तो वो परेशानी का कारण हो सकते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स बहुत मैटर करती है। मान लीजिए अभी तो सभी जिम करते हैं, यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं और बाल नहीं धो रहे हैं तो बाल गंदे रहेंगे, और स्कैल्प ही मेन मिट्टी होती है जहाँ पे आपके पौधे उगते हैं। तो स्कैल्प में अगर हेयर चाहिए अच्छा तो आपका स्कैल्प हेल्दी होना चाहिए। अगर हम बाल बहुत ज्यादा गंदे रखेंगे तो या तो डैंड्रफ होगा या इन्फ्लेमेशन होगा या खुजली होगी। पेरीफॉलिकुलर इन्फ्लेमेशन भी आपको लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन देता है जिसके कारण बाल पतले होते चले जाते हैं। तो ऐसा लॉन्ग रन में भी होता है। जो लोग बहुत जिम करते हैं बट जिम से आके नहीं नहाते या शैम्पू नहीं करते, बिकॉज हर के दिमाग में ये है कि अगर हम रोज शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल और झड़ जाएंगे, जबकि शैम्पू की वजह से बाल सिर्फ बीच से टूट सकते हैं, आप जड़ से नहीं गिरा सकते जब तक कि वो मर नहीं चुके हैं। या फिर अगर आप शैम्पू की वजह से जिंदा बाल मरेंगे तो आपको दुखेगा जड़ पे। तो यदि आपके शैम्पू करने के दौरान बाल झड़ रहे हैं और आपको दुख नहीं रहे, यानी वो आज से 3 महीने पहले मरे थे, गिर सिर्फ आज रहे हैं, तो आपको बहुत पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए बाल साफ रखना जरूरी है, क्योंकि लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन में बहुत लंबे समय के बाद बाल बहुत पतले और डिफ्यूज थिनिंग हो जाती है, मतलब बहुत दूर दूर हो जाते बाल बहुत हल्के हो जाते। तो एक तो शैम्पू नहीं करना भी बहुत गड़बड़ है। दूसरे, तेल लगा के छोड़ देने में भी कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, खास के जो अटोपिक्स हैं या जिनके सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या सेबोरिया कैपिटिस है, उनको एक्चुअली ऑयल से एलर्जी हो जाती है। तो वो अगर बहुत ज्यादा ऑयल लगाएंगे तो भी उनके बाल झड़ेंगे। तो यदि आपको नहीं समझ में आता है कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, बिकॉज वो आपको बता पाएंगे कि आपको तेल एक्चुअली बेनिफिशियल होगा कि नहीं, या फिर आपको उससे ही परेशानी है। हाँ, मसाज, जैसा मैं कहूंगी कि मसाज बहुत बेनिफिशियल होता है। मसाज आप नॉर्मल ड्राई स्कैल्प में भी कर सकते हो अपने फिंगर से, क्योंकि आपके ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। तो ये करना चाहिए। लाइफस्टाइल में हेयर स्टाइलिंग भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि फीमेल्स बहुत ब्लो ड्राई करती हैं, उससे भी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो यदि आपको बाल सुखाना है तो आप कोल्ड मोड पे, मतलब ठंडे हवा से आप बालों को सुखा लीजिए। और बहुत ज्यादा देर तक बाल गीले रखने से भी बालों के स्ट्रैंड्स कमजोर हो जाते हैं, तो बालों को समय से सुखा भी लेना जरूरी होता है। ओके डॉक्टर उछुला, इस बीच में आपसे 2 चीजें समझना चाहूंगा एक साथ। थोड़ा ये बताइए कि लोग घर में बहुत सारी चीज़ें अपनाने की कोशिश करते हैं, या भाई अच्छा से शैम्पू नहीं मिल रहा है कि कौन सा शैम्पू बेटर रहेगा, और ऐसे में वो काफ़ी सारे शैम्पू बदलते रहते हैं तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कोई फिर बोलता है कि घर में ये घरेलू नुस्खा अपनाओ, कोई बोलता है आंवला लगाओ, कोई बोलता है प्याज का रस लगाओ। तो ऐसे में ये दिक्कतें हो सकती हैं क्या? और क्या घरेलू नुस्खा जिसको नहीं पता और वो बिना पते कुछ भी इस्तेमाल कर रहे, वो कितना खतरनाक हो सकता है? और दूसरी चीज़ इसमें इंक्लूड ये भी करूँगा, ये भी आप बता दीजिए कि नहाने से पहले ऑयलिंग करने की सलाह दी जाती है, या फिर गीले बालों में लोग ऑयल लगाए ना लगाए, क्या सही रहेगा? जी, सबसे पहले तो अगर आप शैम्पू करते हैं ना तो हल्के शैम्पूज करिए जिसमें कम सल्फेट हो। बट यदि आपके बाल बहुत गंदे हैं तो फिर आप सिंपल शैम्पू से भी बाल गंदे बाल नहीं साफ कर पाएंगे। अगर आप बाल रोज शैम्पू कर रहे हैं तो आप बहुत माइल्ड क्लिंजर से भी बाल धोते जाएंगे तो आपके बाल साफ होते रहेंगे, क्योंकि आपके बाल कभी गंदे ही नहीं हुए। और बहुत जल्दी जल्दी शैम्पू बदलने से भी फायदा नहीं होता, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आता कि फिर कौन सा आपको सूट करेगा। यूजुअली कोई भी प्रोडक्ट सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो 3 महीने में समझ में आना शुरू होता है ग्रेजुअली। लेकिन सिर्फ बाहरी प्रोडक्ट से ही आपके बाल झड़ने रुक जाए ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि बहुत बारी पेशेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं एक अच्छा सा शैम्पू लिख दीजिए, बाल नहीं झड़े।
तो बाल जहां से जुड़े हैं यानी स्कैल्प यानी आपके शरीर, तो सबसे पहले आपका शरीर का न्यूट्रिशन डिसाइड करेगा कि आपके बाल कैसे रहेंगे, मजबूत रहेंगे कि नहीं। अगर आपके बाल मजबूत नहीं हैं तब तो आप छुएंगे भी तो भी बाल झड़ रहे हैं। लेकिन यदि आपके बाल मजबूत हैं, न्यूट्रिशनली वीक हैं और सब तरीके से जड़ मजबूत है, तो आप नॉर्मली शैम्पू करिएगा तो भी आपके बाल कुछ नहीं होते। तो शैम्पूइंग माइल्ड होने चाहिए और शैम्पू करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्स हमेशा बोलते हैं, मैं पूछती हूँ बाल कब धोते हैं, तो बोलते हैं मैं रोज धोता हूँ। शैम्पू कब करते हो, तो मैं हफ्ते में एक बार करता हूँ। नहीं, आप जब बाल गीले करते हो ना, आपको बाल शैम्पू कर लेना चाहिए, क्योंकि आप शैम्पू बाल के लिए नहीं करते हो, आप जड़ों को साफ करने के लिए करते हो। तो माइल्ड क्लेंजिंग चाहिए आपके स्कैल्प को, जो कि डेली चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते, आप ऑल्टरनेट डेज करो, ठीक है। खास के फीमेल्स को, मेल्स तो रोज कर सकते हैं बिकॉज छोटे बाल रखते हैं। बट शैम्पू करने का तरीका इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के खास के, क्योंकि वो हमेशा सर नीचे करके पूरे बाल आगे करके गिरा के शैम्पू करते हैं। दूसरे पूरे बालों का एक घोंसला बनाते हैं सर पे, लाइक पूरा ऐसे घुमा के करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और बालों को फटकारे लगा के या झटकारे लगा के जो सुखाते हैं तौलिए से, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बाल सुखाते वक्त काजोल के स्टाइल में बाल तौलिए में नहीं बांधना चाहिए, मतलब आगे से ऊपर पीछे नहीं करना चाहिए, जबकि आपको साउथ इंडियन स्टाइल के एक्टर्स के हिसाब से नीचे बांधने चाहिए। इससे बालों पे तनाव कम होता है, तो आपके ट्रैक्शन एलोपेशिया कम होते हैं। तो ये दूसरा, आप जब बाल सुलझाती हैं तो लंबे बालों के कारण आपको नीचे से सुलझाना शुरू करना चाहिए और फिर धीरे 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 आपको ऊपर के बाल सुलझाने चाहिए। कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीचे बाल फंसे होते हैं। दूसरे, आप जब हल्के गीले सूखे बाल हों उसी वक्त कुछ सीरम लगा लीजिए, या फिर कुछ, अगर आपको लगता है कि आपको ऑयल लगाना चाहिए, बाल बहुत ड्राई हैं, तो आप नीचे की तरफ ऑयल लगा लीजिए, सो दैट आपका स्कैल्प क्लीन रहे बट आपके बाल कंडीशनड हो जाए। हमारे तेल का काम जो होता है वो कंडीशनिंग होता है, ताकि बाल फंसे नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा नहाने से पहले जो लोग शैम्पू करते हैं, मालिश कर लें जरूर और फिर क्लेंस कर लें। बहुत ज्यादा देर ऑयल लगा के भी छोड़ने नहीं बोलती हूँ मैं, बिकॉज बहुत बारी क्या होता है कि आप जैसे ही ऑयल लगा के छोड़ते हो अपने बालों पे, तब अगले दिन आपके पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो हमको बाल प्लस स्किन दोनों देखना होता है, तो उस कारण ओवरनाइट एप्लीकेशन ऑफ ऑयल अवॉइड करने बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या तरीका सही रहेगा। डॉक्टर उचुला, इस चीज़ को बताइए, आखिर किस केस में किसी भी व्यक्ति को बाल झड़ने से संबंधित व्यावसायिक उपचार आरंभ करना चाहिए? यदि आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपके बाल थोड़े थोड़े ही लेकिन महीनों से झड़ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपके बाल झड़ नहीं रहे हैं लेकिन आपके बाल हल्के हो रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपके बाल पीछे जा रहे हैं, या फिर आपका जो मांग या पार्टीशन है जहां से हम बाल के साइड्स लेते हैं वो काफी चौड़ा दिख रहा है, इन सभी स्थिति में आपके बाल एक्चुअली काफी झड़ चुके हैं, तभी ये विजिबल हैं। यूजुअली चेंजेस बहुत पहले आते हैं, ये विजिबिलिटी तब समझ में आती है लोगों को जब वो बहुत ऑब्वियस हो जाती है या फिर सामने वाला उनको टोकता है। यदि ऐसी कोई स्थिति है और आपको लगता है कि बाल वापस से नहीं इंप्रूव हो पा रहे हैं और आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, उस वक्त आपको स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज वो आपके स्कैल्प की क्वालिटी देख के भी आपको बताएंगे कि इन्फ्लेमेशन कितना है। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको डिसाइड करके देगा कि आपको क्या क्या चीज एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में लेना चाहिए, बिकॉज बालों के लिए एक मल्टीविटामिन में सिर्फ बायोटीन लोग जानते हैं, बट ऐसा नहीं होता, हम बहुत कुछ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान भी बाल बहुत झड़ रहे होते हैं, तो उस केस में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन चलता है आपकी बॉडी में, तब हमको माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी ठीक करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे केस सिनेरियो होते हैं जहां पे सिर्फ बायोटीन या कैल्शियम या B12 आपके बाल नहीं लाके दे रहा है, तब आपके डॉक्टर को इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर ऑन ट्रीटमेंट भी 6 महीने के बियॉन्ड भी आप दवाई कर रहे हो और बाल लगातार झड़ रहे हैं, इसका मतलब आप सेलुलर लेवल पे जाके वीक हो रहे हो, जहां पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी ठीक से नहीं काम कर रहा, एंड वहां पे हमको उसको एनर्जाइज करने की जरूरत होती है। तो ट्रीटमेंट वैसे प्लान होता है कि क्या कोई परेशानी है जो इतनी ज्यादा है कि सिंपल रेजिमेंट से ट्रीट हो जाएगी, या कुछ चीजें होती है जहां पे हमको सिंपल रेजिमेंट काम ही नहीं आती।
सो ये डिसाइड खैर आपके जो भी एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं, बिकॉज हम एनालाइज करते हैं ओवरऑल आपका हेयर फॉलिकल कैसा ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेमेशन है या नहीं, आपका डाइट, आपका रूटीन, आपका वर्क शेड्यूल, एवरीथिंग डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट कौन सा आप करेंगे, या सिर्फ टॉपिकल से ठीक हो जाएंगे या फिर आपको जीएफसी, पीआरपी, एमसीटी, एक्सोसोम्स, रीजेनरा, ड्यूटेक्सोम्स, एसी प्लस, मतलब वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप कर सकते हो, कौन सा आपको करना चाहिए। ओके डॉक्टर उज्ज्वला, इस बीच में आपको बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम को हमारे काफ़ी दर्शक देख रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों के भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और मेरे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं। उन सवालों के मैं जवाब आपसे लेना चाहूँगा। एक सवाल मेरे पास आया है अभी, इसमें ये पूछा गया है कि उम्र है 20 से 25 साल, तो काफ़ी बाल झड़ चुके हैं, हेयर पैच हो रहा है, तो ऐसे में क्या अब उन्हें ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए या फिर उम्मीद है कि उनके जो बाल गए हैं वो वापस आ सकते हैं? देखिए, एक तो काफ़ी कम उम्र में अगर उनको लगता है काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं, क्योंकि ग्रेड यहाँ हमको पता नहीं कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, बट यूजुअली कभी भी ट्रांसप्लांट अकेला इलाज नहीं होता बालों के झड़ने का। यहाँ पे भी काफी मिसकंसेप्शन है। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिनल मैनेजमेंट मतलब दवाई लगा के खा के होता है, फिर इंटरवेंशनल मेडिसिन आती है जहाँ पे हम पीआरपी, जीएफसी, रीजेनरा, एक्सोसोम्स ये सब करते हैं, जहाँ पे हम नेचुरल बाल को उगाने की कोशिश करते हैं जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या होता है कि ये जो फ्रंट की लाइन होती है, हेयर लाइन, वो यूजुअली इम्प्रूव नहीं हो पाती, कुछ भी हम करें, रीजेनरा करें, जीएफसी करें या कुछ भी करें। ओरल मिनॉक्सिडिल से थोड़ा सा लाइन आगे की तरफ आता है, बट एक अच्छा हेयर लाइन कभी नहीं बन पाता कोई भी मेडिसिनल या मेडिकल मैनेजमेंट से। उस केस में हमको हेयर ट्रांसप्लांट ही करना होता है कि हमने पीछे से अच्छे बाल लिए और उसको यहाँ डिजाइन से लगा दिया, सो दैट आपका बाल बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन लग रहा है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको अपने बालों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करके आप चाहते हैं कि आपका बाल सदा ठीक रहे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका जो पीछे से बाल लिया जाता है वो नहीं झड़ता अगर अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट किया जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने क्लिनिक के एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी के नहीं, बट अच्छी जगह अच्छे से अगर किया गया तो ये बाल नहीं झड़ते हैं। बट आपके जो रेजिडेंट बाल होते हैं पीछे के, जो पहले से हैं, उन पे अगर जेनेटिक पार्ट चलेगा ही, आप कुछ नहीं करोगे वो पीछे और होते जाएंगे। तो होगा क्या कि ट्रांसप्लांट फेलियर्स लोग बोलते हैं, बट वहां पे ट्रांसप्लांट फेलियर्स नहीं होता, वो मैनेजमेंट फेलियर होता है। क्या आपने ट्रांसप्लांट को मैनेज नहीं किया, क्योंकि पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर करना होता है। तो बहुत बारी क्या होता है, पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं बस ट्रांसप्लांट कर दीजिए, फिर मेरे को कुछ नहीं करना। तो जबकि आप अगर केयर नहीं करना चाहते हो पीछे के बालों का, तो आपको ट्रांसप्लांट कराना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देन आप उसको भी खराब कर दोगे। सो यदि आप बहुत अच्छे से मोटिवेटेड हो कि मुझे बहुत अच्छा लुक चाहिए, फिर पूछेंगे कब तक चाहिए, तो जब तक आपको अच्छा दिखना है या फिर आपकी पत्नी चाहती है कि आप अच्छे दिखिए, तब तक आप अपने बालों का ध्यान रखिए, बिकॉज आप अपने पार्टनर के लिए भी अच्छा दिखना चाहोगे। तब तक आप केयर करो, क्योंकि जीन्स आप रोक नहीं सकते हो, आप उसके असर को रोक सकते हो, तब तक आपको केयर करना चाहिए। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको जीएफसी, पीआरपी करके, ड्यूटास्ट्राइड, बाइक्लूटामाइड, बिकॉज अब बाइक्लूटामाइड, ड्यूटास्ट्राइड इसलिए आता है क्योंकि अब फिनास्ट्राइड वाले ओरल टैबलेट लोग लेना नहीं चाहते। यंग एज है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, आप नहीं चाहते कि आपका लिबिडो कम हो या आपका सेक्स ड्राइव कम हो जाए, तो ऐसा लोग नहीं चाहते। तो उस केस में हम करते हैं टॉपिकल, यानी नीजो में, स्कैल्प में सीधे दवाइयां इन्फ्यूज कर देते हैं महीने में एक बारी, और आपको ओरल कोई भी फिनास्ट्राइड नहीं लेना पड़ता, ताकि आपके इंटरनल सेक्सुअल हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़े। बिकॉज अभी पोस्ट कोविड क्या हो गया है कि 16-17 साल के बच्चों का भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, तो इनकी तो पूरी लाइफ स्पैन है, तो आप इनके लिबिडो को कम नहीं कर सकते एज अ मेल पेशेंट, बिकॉज मेल सबसे ज्यादा डरते ही इसी बात से कि मिनॉक्सिडिल लगाया तो कुछ हो गया साइड इफेक्ट, फिनास्ट्राइड खाया तो कुछ हो गया। तो मिनॉक्सिडिल से तो नहीं होता, बट फिनास्ट्राइड से होता है। सो उसके टॉपिकल एप्लीकेशंस आते हैं, मीजोज आते हैं। तो अभी एडवांसमेंट बहुत अच्छी हो गई है हेयर में। तो अभी एज अ डॉक्टर या एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक में मैं सारे लेटेस्ट इंटरनेशनल ट्रीटमेंट करती हूँ, सो दैट आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट कम हो, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। चूंकि डॉक्टर उज्ज्वला, प्रॉब्लम ये है, जो हमने 20 से 25 साल वाली एज की बात की, तो ऐसे में कॉलेज लाइफ होती है, हीरोपंती के चक्कर में तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाना, उसके बाद जेल वगैरह लगाना, ये थोड़ा प्रॉब्लम तो जरूर करता होगा ना? जी,
देखिए, हेयर स्टाइल बनाने और जेल लगाने से नहीं प्रॉब्लम होती है। हाँ। वो ना हेयर स्टाइल बनाने और जेल लगाने के बाद जो शैम्पू नहीं करते हैं ना, और खाने में बाहर की चीजें खाते हैं, मैदा वैदा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, दाल वाल गोल है, सब्जी नहीं खाते ना, बादाम अखरोट खाते हैं, तो न्यूट्रिशन भी वीक है। और धूल मिट्टी में है तो पोल्यूशन भी है, और फिर केयर भी नहीं कर रहे। अच्छा, उसी बहाने क्या हो रहा है कि बाहर जा रहे हैं, अब यूथ ऐसा है कि थोड़ा अल्कोहल ले रहा है अगर, और थोड़ा स्मोक कर रहा है, तो हेयर फॉल तो वैसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल से बाल झड़ते ही हैं। और मेल में थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ नहीं कि बाल मतलब स्मोकिंग करेंगे, एक तो स्ट्रेस ने बाल झड़ा दिए, दूसरा स्मोकिंग ने झड़ा दिए, तो मिलजुल के हो गया। तीसरा आपका न्यूट्रिशन है नहीं, क्योंकि सिगरेट से आपकी भूख मर जाती है। बिल्कुल। तो दिक्कत यहाँ पे भी है कि आपने कहीं से भी उसको कोप अप नहीं किया। और लेट नाइट आप जगे हुए हो, अब तो फोन पे, टीवी पे, मतलब लाइक कंप्यूटर्स पे आप लेट नाइट जगे हुए हो, सो भी नहीं ठीक से रहे हो, तो बॉडी बेचारी ना रीसेट भी नहीं हो रही, क्योंकि बॉडी ना जब हम सोते हैं टाइमली 10 बजे के बाद सो जाते हैं, तो हील करती है। हम अपने शरीर को ना हील भी नहीं होने देते, कि हमने दिन भर में मान लो अगर अच्छा खाना खाया भी है, तो वो शरीर में कब लगेगा, तो जब हम सोएंगे ना तब जाके सब जगह रिपेयर होता है। यानी कि एक अच्छी नींद जरूरी है, कि जो सोया तो खोया एंड ऑल। जी बिल्कुल, एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। जी ओके जी। डॉक्टर उज्ज्वला, बालों के फिर से उगाने के लिए कभी कभी घर का खाना सिर्फ नहीं जी, लेकिन हम अमूमन देखते हैं ना कि ग्रामीण परिवेश में चीज अलग रहती है, लेकिन शहरी इलाकों में चीज अलग रहती है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट होती हैं। जी, देखिए ग्रामीण में क्या होता है ना कि आपको सब्जियां अच्छी मिल रही हैं, अनाज प्योर मिल रहा है, आपको हवा अच्छी मिल रही है, आप ठीक है खेत में है, धूल मिट्टी में है, लेकिन आपको पॉल्यूशन कम मिल रहा है, ठीक है। दूसरे, आप चलते बहुत हैं, मतलब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है, आप शुगर भी कंट्रोल रहता है, और आप जितना चलते हैं उतना आपके शरीर में थकते हैं, तो आपको रात में नींद भी बढ़िया आती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे नहीं जा रहे हैं, आप इंस्टा नहीं देख रहे, आप यूट्यूब नहीं देख रहे, तो आपकी नींद भी ठीक है, क्योंकि थके हो तो अच्छी नींद आएगी। बट अर्बन पॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि अब बच्चे तो घर में खाना नहीं खाते, या खाते भी हैं तो वही सब चीज खाना चाहते हैं जो बाहर मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि बच्चे, हम लोग भी बड़े में यही करते हैं, टेंशन में आ गए तो कुछ अच्छा ही खाना है हमको भी। तो हर वक्त आप पौष्टिक नहीं खाते हो, सही बात है। और दाल और ये सब, और थोड़ा सा खा लिया, देन उस लेवल पे नहीं खाया, स्ट्रेस बहुत दिया, अपने बॉडी को रिलैक्स नहीं किया। फिर पानी कैसा आ रहा है, बिकॉज धरती का पानी तो आ नहीं रहा है, आप कहीं कहीं से ले रहे हो, हार्श वाटर है, उससे पानी से बाल जड़ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और प्योरिटी का प्रॉब्लम है, बिकॉज आप प्योर चीजें नहीं खा पाते हो, सब पैक्ड खा रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं खा रहे हो जो धरती ने तुरंत बनाया है और अगले 6 महीने में आपने खाया अनाज। क्योंकि गाँव में भंडारण अलग तरीके से होता है, बट शहरों के लिए भंडारण बहुत बदल जाती हैं चीजें। और गांव में बिस्किट भी नहीं खाते, वो कुछ नया बना के खाते हैं। जी डॉक्टर उज्ज्वला, चूंकि सवाल बहुत सारे हैं मेरे, तो और समय कम है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे सवाल जो इतने सारे हैं उनके कम समय में आप जवाब दे पाएं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है डॉक्टर उज्ज्वला कि बालों को फिर से उगाने के लिए प्रेजेंट में कौन से सबसे आधुनिक उपचार उपलब्ध है अभी? जी, सबसे ज्यादा आधुनिक उपचार जो अभी हम लोग कर रहे हैं बालों को उगाने के लिए फिर से, वो रीजेनरा AMT है, जो कि ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स है, जिसमें एक्सोसोम्स आपकी बॉडी से ही एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट किए जाते हैं। देन MCT एक्सोसोम्स है, आपके ब्लड से एक्सोसोम्स एक्सट्रैक्ट करके हम इंजेक्ट करते हैं। देन ड्यूटास्ट्राइड विथ एक्सोसोम्स है, देन ASC प्लस एक्सोसोम्स है, देन आपके बाइक्लूटामाइड्स हैं, ड्यूटास्ट्राइड्स हैं, लो लाइट लेजर थेरेपीज हैं, हम थूलियम लेजर करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, मॉर्फियस 8 के साथ एक्सोसोम्स बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। देन बायोमिमेटिक पेप्टाइड्स करते हैं, और बेसिक में अगर हम बहुत बेसिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हम GFC करते हैं, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जो आपके ब्लड से लेके करते हैं, जो कि बेटर वर्जन है PRP का। PRP सभी जानते होंगे, जो कि ब्लड से लेके प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इंजेक्ट करते हैं, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स को, उससे ग्रोथ फैक्टर ज्यादा जब निकलते हैं तो उसको ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। तो डॉक्टर उसको इंजेक्ट करते हैं, GFC हमारे यहाँ का सबसे बेसिक ट्रीटमेंट है। सभी के लिए क्या सुटेबल होता है? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से भी मेरे यहाँ तो आई थिंक 90% लोग को तो सिर्फ मैं लगाने की, खाने की और न्यूट्रिशनल
सपोर्ट देती हूँ उतने में भी इम्प्रूव कर जाते हैं। ओके। बट जहाँ पे सिनेरियो सिर्फ लगाने या खाने से नहीं हो सकता है ना, वहां पे आपको कुछ ना कुछ स्कैल्प ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर स्कैल्प अगर आपका वीक है, इन्फ्लेम्ड है, तो उस केस में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन में तो फिर आपके जीएफसीज, एक्सोसोम्स या जितने भी रीजन रस ये ट्रीटमेंट्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन करते हैं और आपके हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाते हैं। इवन थूलियम लेजर का भी बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज वो हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। सो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम स्कैल्प को एक्चुअली हेल्दी बनाते हैं, सो दैट आपके बाल जो अब आ रहे हैं या जो हम दवाई लगा रहे हैं या खा रहे हैं उससे बाल मजबूत आए। जी डॉक्टर उज्ज्वला, एक महत्वपूर्ण सवाल ये, क्या मिनोक्सिडिल और फिनास्टेरॉइड जैसी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट होता है? जी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मिनोक्सिडिल अगर हम टॉपिकली लगा रहे हैं, मतलब लोशन में लगा रहे हैं, तो अल्कोहलिक बेस में होगा तो वो खुजली करा सकता है। अदरवाइज अगर वो स्किन पे ड्रिप कर जाएगा तो स्किन पे थोड़े बाल ला सकता है। मेल में ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं होता क्योंकि मेल रोज बाल धो सकते हैं, बट फीमेल में मिनोक्सिडिल का एक सर्टेन लेवल तक ही एफडीए क्लियरेंस है, जहाँ पे 2.5 से ऊपर फीमेल्स को नहीं देना चाहिए। और फीमेल्स क्योंकि बाल रेगुलर नहीं धोती और बालों में हमेशा पसीना रहता है तो उनको खुजली ज्यादा होती है। तो मिनोक्सिडिल का तो सिर्फ इतना, और माइग्रेन वो प्रेसिपिटेट कर सकता है क्योंकि वो वैसोडाइलेटर है। बट फिनास्टाइड जैसे मैंने बोला, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो लिबिडो कर सकता है, जहाँ पे आपके सेक्सुअल ड्राइव थोड़ी सी कम लग सकती है या फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। ये यूजुअली सिर्फ मेल्स को देते हैं। फीमेल्स में इसके बहुत हाई डोजेस दिए जाते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में, बट मेनोपॉज के बाद उनको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नहीं देते खाने के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होता है क्योंकि वो फिर फीमेल के लिए सेफ नहीं होता। इसी को बाईपास करने के लिए, इसी के साइड इफेक्ट को बाईपास करने के लिए टॉपिकल ड्यूटास्ट्राइड, टॉपिकल बाइक्लूटामाइड एंड ड्यूटास्ट्राइड विद एक्सोसोम्स किए जाते हैं, जहां पे ये दवाइयां आपको खानी नहीं पड़े, आपके स्कैल्प में सीधे लगा दी जाए, इन्फ्यूज कर दी जाए, बेसिकली इंजेक्ट कर दी जाए। ओके डॉक्टर उज्ज्वला, बालों के झड़ने से संबंधित वो कौन सी सामान्य भ्रांति क्या है जिससे आम जन को जागरूक बनाना जरूरी है? जी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं, 50 से 100 तक अगर झड़ रहे हैं और कुछ समय के लिए झड़ रहे हैं और उसके पीछे 3 महीने की पहले की हिस्ट्री, स्ट्रेस, ट्रॉमा, एग्जाम ऐसा कुछ है तो वो नॉर्मल है, वो रिकवर हो जाएगा। आपको सिर्फ अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। आपकी डाइट में सिर्फ बायोटीन से नहीं बाल आने वाले हैं, आपको प्रोटीन प्लस आयरन, ये 2 चीजें जरूर रखनी है। मतलब आप छोले, राजमा, मूंगफली, दाल, ये सब अच्छे से खाइए। गुड़, चने, किशमिश, मुनक्के, फिर आपको आयरन रिच हो जाएंगे। ये बेसिक चीजें आपको खाने चाहिए। काले चने बहुत अच्छे होते हैं, आयरन रिच प्लस प्रोटीन रिच, तो बेसिक डाइट में तो ये होना ही चाहिए। फिर आपको घी लेना चाहिए ताकि विटामिन डी बनते रहे। कैल्शियम के लिए आप मखाने खा सकते हो, दूध पी सकते हो, दूध, दही, पनीर, ये सब लेना चाहिए। आपका प्रोटीन और आयरन जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। दही आपके B12 को सप्लीमेंट करता है। अगर आप अंडे खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो प्लीज रोज अंडे खा सकते हो, येलो वाले के साथ एक, तो इससे भी बाल बहुत अच्छे होते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर उज्ज्वला, तमाम जानकारी देने के लिए। जो तमाम सवाल थे, सवाल तो और भी थे लेकिन समय की कमी थी, यहीं रोकना चाहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू जी। तो ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी है। झड़ते बाल, गंजेपन का जो लगातार रिस्क बढ़ रहा है, तो ऐसे में हर कोई चिंतित है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपना खान पान एकदम सही रखें। अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, उसका सेवन कम करें या बिल्कुल ना करें। अगर ज़्यादा रिस्क है या ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं तमाम प्रयास करने के बाद भी, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।